अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले हफ्ता 10 दिन से सिंध भर की सरकारी जामियात में असातिज़ा क्लासेस का बाइकआउट किए हुए हैं और इसकी वजह है कानून साजी के ज़रिए सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेसी से वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला। और ऐसे में वज़ीर आला सिंध जो हैं ख़ुद पब्लिकली ये चाहते हैं कि जनाब वाइस चांसलर्स जो हैं उनका तकर्रुर ब्यूरोक्रेसी से हो। वो क्यों ऐसा चाहते हैं, पहले एक नज़र इसके ऊपर देखते हैं। 3 नाम देते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर उन 3 नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सेलेक्ट वाइस चांसलर्स ऑफ 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सर्च कमेटी को दिया है, जो मेरे ऊपर इन्फोर्स किया गया है कि जी इसकी कम से कम पीएचडी हो, वो ही 30 से 40 लोग हैं जो घूम फिर के आते हैं, सेम पीपल। रिजल्ट ये था कि हमने ऐसे भी वाइस चांसलर मैं कसूरवार हूं चूज किए जो बाद में सेक्सुअल हरासमेंट पे निकाले मैंने, और निकाल नहीं सका। ऐसे भी वाइस चांसलर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी फ्रॉड इज ग्लेयरिंग ऑन द सर्फ, जो उन्होंने फ्रॉड किए, कोर्टों से जाके स्टे भी ले आते थे। अनफॉर्चुनेटली ये पीएचडी थे, प्रोफेसर थे। मैं उन 2 प्रोफेसर्स को आज तक आई हैड टू वेट टिल द टर्म वाज ओवर, आई कुड नॉट सैक देम आफ्टर ऑल द एविडेंस। एक साथ ऐसे थे जिन्होंने बाहर से एक डेलीगेशन आया, उसकी टिकट्स और होटल के पैसे क्लेम किए। उस डेलीगेशन को पता चला तो उन्होंने खत लिखा कि हमने खुद अपनी टिकट भरी है और खुद पैसे दिए, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सका हूं आज तक। तो अब आप मुझे बताएं, वो कानून को मेरा फर्ज है एज ए लेजिस्लेटर चेंज करना चाहिए कि मेरे सूबे के बच्चों को बेहतर लोग मिले या ना मिले। वज़ीर आला सिंध इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये आपने जाना। अब बस यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि क्या मौजूदा निज़ाम जिस पे असातिज़ा इस वक्त सरापा एहतिजाज हैं इस तरमीम के ख़िलाफ़, क्या हमारा मौजूदा निज़ाम जो वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी का या उनकी मौजूदगी का इतना बेहतरीन है? क्या पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका शुमार दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है जो इस निज़ाम को बचाने की कोशिश की जाए? और फिर उससे कहीं बढ़ के वज़ीर आला सिंध जो इस वक्त बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लेकर आने की, तो पाकिस्तान में बिल्कुल सिंध में ऐसा कौन सा महकमा है जहां पर यही जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही, उसने तहस नहस नहीं मचाया हुआ, जहां पर उनकी करप्शन की दास्तानें आम नहीं हैं? इन बीच सूरत हाल क्या होगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद गुफरान आलम साहब, जो कि नायब सदर हैं कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स सोसाइटी के। बहुत शुक्रिया गुफरान साहब आपके वक्त का। और इस वक्त हमें प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार घुमरो साहब ने भी ज्वाइन किया, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के। घुमरो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी गुफरान साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है क्या बिल्कुल जो इस वक्त बताया जा रहा है वही है, या हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ क्या है क्या? देखिए कवाकिब जो हैं वो बेहतर तौर पर सीएम साहब ही बता सकते हैं कि कवाकिब इसके पीछे नहीं, तो उन्होंने तो बताया जनाब वो करप्शन की दास्तानें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं लोगों को हटा नहीं सका, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन जो एक काबिल खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी मिस्टेक्स भी खुद एक्सेप्ट की कि इन वाइस चांसलर्स को मैं ही तैनात करता हूँ, और जो मौजूदा सिस्टम है जाहिर सी बात है वो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन उसको बेहतर बनाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जामियात ब्यूरोक्रेट्स को तैनात कर दें जिनको तालीम और तदरीस और तहकीक का बिल्कुल भी कोई तजुर्बा ना हो, और उनके लिए जामियात को चलाना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाए। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई अल्लाह ना करे कोई अनपढ़ जाहिल लोग तो नहीं है ना, वो भी पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचे हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप अगर वीसीज़ के हवाले से बात करें तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो है वो क्लियर होती है, क्योंकि आप हर चीज़ को तालीम और तहकीक से अगर जोड़ें तो उसमें इंतज़ामी होता भी तो है ना। वो जी बिल्कुल, फाइनेंशियल वहाँ पे जो मौजूदा क्राइटेरिया है उसके अंदर तदरीस और तहकीक के साथ साथ इंतज़ामी तजुर्बे को भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो इंतज़ामी तजुर्बा वो इंतज़ामी तजुर्बा जो है ओहदा वो वज़ीर आला उसी हवाले से शायद कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। ना, मेरा ख्याल है कि लेकिन सिर्फ अगर इंतज़ामी ओहदे को सामने रखा जाए तो हमें प्रॉब्लम ये पेश आएगी कि जामियात जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के थ्रू चलाई जाती हैं, जिसमें एकेडमिक काउंसिल होती है, जिसमें सेनेट होती है, एडवांस स्टडी रिसर्च बोर्ड मौजूद है,
जहाँ पे जो है वो हमारे जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हायर स्टडीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर जिसका ताल्लुक रिसर्च से है, उसको जांचा जाता है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट का कोई ऐसा तजुर्बा नहीं होता कि वो किसी तहकीक को जांच सके, बल्कि गालिब इम्कान यही है कि वही जो सियासी इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा उसके अंदर सिस्टम को और ख़राब करेगा। घुमरो साहब की तरफ आते हैं। घुमरो साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ये मामला अभी कहाँ पहुँचा हुआ है, किस स्टेज पर है, ज़रा बताइएगा। और आपके जो एहतजाज है इस पर कोई सुनवाई है कहीं कि नहीं है? बहुत शुक्रिया। पहले तो जी मैं शुरू करूंगा उस बात से कि वज़ीर आला साहब ने जो कहा है कि वो वाइस चांसलर्स मुकर्रर करते हैं और नाम भी गिनवाए हैं कुछ जो है ना कि वो करप्शन में, हरासमेंट में पाए गए। जो मौजूदा सिस्टम है वाइस चांसलर की मुकर्ररी का, उसके तहत एक सर्च कमेटी बनाई हुई है वज़ीर आला साहब ने। वो सर्च कमेटी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एप्लीकेशंस लेती है, उसके बाद वो सर्च करते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स और कुछ रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हैं जो भी उनके मंजूर नज़र हैं, उनको बिठाया जाता है। वो एक सर्च कमेटी कहलाती है जिस पे फाफुआ ने बार बार एतराज़ात भी उठाए हैं। यानी हम कह लें सर, हम कह लें रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग, जो कमेटी बन रही है उसी के अंदर मंजूर नज़र अफराद बैठे हुए हैं। जी, उसी में ही अपने मंजूर नज़र जो लास्ट जिस पे वो सीएम साहब कह रहे हैं कि लास्ट जो वीसी थे वो हरासमेंट और उसमें थे, वो सर्च कमेटी थी बायस्ड, उसमें अपने लोगों को ही उसने मुकर्रर किया था। और उसके अलावा सीएम साहब के पास 3 नाम जाते हैं, ये सर्च कमेटी उसी की बनाई हुई सीएम साहब को 3 नाम भेजती है और सीएम साहब उन तीनों से अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं। उसके अलावा सीएम साहब को ये भी अख्तियार है कि उनमें से वो नाम रद्द भी कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं और वो दोबारा एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेरे पास 3 नाम भेजे जाते हैं और जो सिस्टम मेरे ऊपर इम्पोज किया गया तो बड़े बेबस नजर आ रहे हैं अपने इख्तियारात में। फिर तो कोई मसला ही नहीं होना था। असल में जो क्राइटेरिया रखा गया है 10 साल का एक्सपीरियंस जो उसमें रखा गया है एडमिनिस्ट्रेटर, तो 10 साल का एक्सपीरियंस तो फाफुआ साहब ने भी हमेशा डिमांड किया है। पंजाब में, मुल्क के दूसरे सूबों में 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। और ये दूसरी बात ये कि वो जो सीएम साहब कह रहे हैं कि इनको इंतजामी तजर्बा नहीं होता, तो ये ट्रेनिंग, इनको 1 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उन भी समझ सकते हैं, हालांकि वो ऑलरेडी दूसरे ओहदों पे रह चुके होते हैं। जी ठीक। और रही बात हमारे नहीं, तो इसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्या होगा अगर ब्यूरोक्रेसी से लेकर आते हैं तो फिर तारीख से जारी है? नहीं, क्या होगा ब्यूरोक्रेसी से अगर लेकर आते हैं तो क्या होगा सर? जिन्होंने पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमें ये तो बताएं कि भाई मुल्क को किस तरह उन लोगों ने चलाया हुआ है। कोई एक शोबा तो बताएं जो ब्यूरोक्रेट्स बेहतर चला रहे हैं, काबिल होंगे, हमें कोई उस पर एतराज नहीं है। जिस तरह दूसरे शोबों का हाल है, तो हमें खौफ ये है, पहले तो ये है कि यूनिवर्सिटीज जो ऑलरेडी मुसीबत में है। सर काउंटर आर्गुमेंट है ना सर फिर काउंटर आर्गुमेंट है ना, आप बता दें ऐसे पाकिस्तान के फिर ऐसे कौन सी जामियात हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, इंटरनेशनली उनकी शोहरत है? आप भी तो इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए चला रहे हैं ना। ठीक। अच्छा, जो असल में मसला यूनिवर्सिटीज का फंडिंग है, सबसे ज्यादा इशू जो है ना फंडिंग का इशू है। जिस यूनिवर्सिटी का वो नाम बार बार ले रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी एक ब्यूरोक्रेट चला रहे और उसने मॉडल यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है। मॉडर्न, हाँ बिल्कुल, वो सक्कर में यूनिवर्सिटी है एक, और बिल्कुल यूनिवर्सिटी बेहतर यूनिवर्सिटी है। लेकिन हमने हमेशा यही कहा है कि उसको अगर 100 रुपया दिया जाता है तो दूसरी यूनिवर्सिटीज को 10 रुपये भी नहीं दिए जाते। अच्छा, तो ये हमसे 10 रुपए के एवज वो 100 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्लासेस में जो है ना बेसिक नेसेसिटीज जो है वो नहीं है। दूसरी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में, आप कराची यूनिवर्सिटी देख लें, वहाँ रिसोर्सेज का बहुत फुकदान है। सही। हमारे सिंध की दूसरी यूनिवर्सिटी वो तो पूरे पाकिस्तान में सर एक मसला है, पूरे पाकिस्तान में एक मसला है। गुफरान साहब, अब ये जो बात की, एक बड़ी बुनियादी फ़र्क है, और जगहों पे 5 साल और शायद यहाँ पर 10 साल, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सपीरियंस, उसके हवाले से वो कहते हैं कि जनाब वही घूम फिर के PhD की अगर बात करें तो वो पोस्ट ग्रेजुएट में कोई 15-20 लोग ही रहते हैं वही इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो
फ्रेश लोग कैसे आएंगे और कहाँ तक जस्टिफाई करता है उनका ये कहना, ये बताएं। अच्छा देखें, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं एक तरफ आपका इशारा दिलाना चाहूँगा कि जिस खामी की तरफ उन्होंने निशानदेही की, शायद उनको कानून के हवाले से इस चीज़ का नहीं बताया गया कि पिछली दफ़ा जो तरमीम की गई थी उसमें फपासा ने खुद भी ये बात जो है करवाई थी कि जो वाइस चांसलर तैनात होते हैं उनकी 2 साल बाद परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाए और अगर इसमें कोई कमी नज़र आती है तो उनको उस जो है वो कार्रवाई के तहत वार किया जा सकता है। तो उसमें कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो है हम अक्सर सरापा एहतजाज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ मसाइल को लेकर, तालीमी इशूज़ को लेकर, लेकिन जो है इस पर कोई भी बड़े ये जो है बड़ी बदनामी हुई, कुछ स्कैम्स जो वो बता रहे हैं, स्कैंडल जिसमें जिनसी हिरासगी भी थी और करप्शन के हवाले से भी था, कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इसमें मेरे ख्याल से उनको इस पर बेहतर कानून बनाने की ज़रूरत है। जो कि कानून मौजूद है, मुझे नहीं समझ में आता कि वो कानून जो है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। लेकिन अगर 2 साल के बाद आप परफॉर्मेंस रिव्यू करें और बाकी तमाम चीज़ों को जांचें तो बहुत सारे वाइस चांसलर को फारिग किया जा सकता है। जी घुमरो साहब, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस रिव्यू करना क्या क्यों उनके वो बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? इतने बड़े बड़े स्कैम पाकिस्तान में हुए और यकीनी तौर से बदनामी वाली बातें हुई। जी अच्छा, हमने एक सीएम साहब को इसकी तकरीर के बाद एक लेटर लिखा, ओपन लेटर, उसमें ये सारी चीज़ें हमने उसमें लिखी कि भाई आपके पास तो 2 साल के बाद इस रिव्यू का भी राइट है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का रिव्यू करा सकते हैं परफॉर्मेंस। और ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, बाद में हिरासत निकले। जिन लोगों को इसने वाइस चांसलर लगाया, पहले तो उनका पहले दिन जिस दिन इसका नोटिफिकेशन निकला वाइस चांसलर का, सबको पता था कि उनका कैरेक्टर और ये वो किस किस चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। जब सर होल्ड ऑन, एक सेकंड तवक्कुफ चाहूंगा। आप ये उनके बारे में बता रहे हैं जिनके केसेस सामने आए थे, जब उनके नाम की रिकमेंडेशन हुई तो उस वक्त भी ये चीजें उस कमेटी को पता थी, आप ये कह रहे हैं? जी, एटलीस्ट जिस दिन उसका नोटिफिकेशन निकला उसी दिन हमें सब लोगों को पता था कि वो कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। हालांकि न्यूज़पेपर्स में भी वो चीजें थी। तो जब दूसरे लोगों को पता था तो सर्च कमेटी फिर क्या करती है? सर्च कमेटी का फिर काम क्या होता है? ओके, मोस्टली पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जाती ताल्लुका और किकबैक्स की बुनियाद पे वाइस चांसलर्स मोस्टली मुकर्रर किए गए और उसमें ज़्यादा ताल्लुकाती पॉलिटिकल एफिलिएशंस ही ज़्यादा उसमें रही हैं। कुछ सूरत में तो लोगों को पहले ही पता होता है कि भाई कौन सा वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी में लगेगा, वाइस चांसलर लगेगा। ठीक, ये जब ऐसी सूरत हो फिर ये सीएम साहब हम सब प्रोफेसर्स को ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो सब के सब करप्ट हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं, हरासमेंट में इन्वॉल्व हैं। सर्च कमेटी बेहतर बनाई जाए, उसमें बेहतर लोगों को शामिल किया जाए। ठीक है सीएम साहब, इसको मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जा सकता है। गफरान साहब, लास्ट वर्ड मैं चाहूंगा आपसे जानना चाहूंगा, अब क्या हिकमत अमली है, क्या लाहेमल आप लोगों का? देखें, फपासा सिंध का आज जो है वो ऑनलाइन इजलास भी हुआ है और उसमें फ़ैसला किया गया है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम अपने एहतजाज को मरहलावार आगे बढ़ाएंगे। और इस हवाले से मंगल को जो है हम प्रेस क्लब पे पूरी सिंध की जामियात के असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के लोग, SPLA के लोग सब मिलकर एहतजाज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सीएम साहब इस चीज़ पे तवज्जो दें कि अगर वाइस चांसलर ने अच्छी शोहरत के हामिल को जो है वो तैनात नहीं किया था तो उनके पास इस्तेहकाक इस चीज़ का है कि वो उनको जो है हटा कर किसी अच्छे वाइस चांसलर को लगाएं। और आपका ये कहना है कि वो अपना फेलियर, इंतजामी बैड गवर्नेंस जो है वो आप लोगों के सर थोपी जा रही है, असातिज़ा क्या जो मौजूदा सिस्टम है उसके सर डाली जा रही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद गफरान आलम और डॉक्टर इख्तियार घुमरो साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसी मौजू को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ और शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मामला है सिंध भर की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से बड़ा गर्म ये इस वक्त मामला हुआ है और इस को मैं डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान के शोबा तालीम, तदरीस और तहकीक की दुनिया का इंतहाई मोतबर नाम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला आपके सामने है। कहा यह जा रहा है कि जनाब सिंध भर की जो जामियात हैं इनमें आप वाइस चांसलर्स का जो तकर्रुर है वो ब्यूरोक्रेसी से सिंध गवर्नमेंट करना
करना चाह रही है। तो दोनों पॉइंट्स हैं, जो मौजूदा सिस्टम क्या वो इतना शानदार और कामयाब है कि जिसको हम बचाने की कोशिश करें, या फिर जिन लोगों को आगे लेकर आना जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को, क्या वो इतनी शानदार हैं कि वो करप्शन से पाक हैं और पाकिस्तान के ये महकमे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? डॉक्टर साहब, सिंध की यूनिवर्सिटियों को जो मैंने देखा है वो तो यूनिवर्सिटियां कहलाने के काबिल ही नहीं, और जो वहाँ इस वक्त वाइस चांसलर्स हैं उन्हें हम स्कॉलर्स या एकेडमिक्स नहीं कह सकते, वो भी सियासी लोग हैं। अलबत्ता उनके पास पीएचडी की डिग्रियां हैं और ढेर सारे पेपर्स हैं जो जाली लिखे हुए हैं, कहीं से नकल किए हुए हैं, बेमाने हैं, जो भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटियों की हालत है ऐसी है कि वहाँ कोई अगर तालिब इल्म जाता है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है, इसलिए कि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलता। ये आप सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं सिंध की ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने ज़्यादा नज़दीक से देखा है। और लेकिन मैं आपकी बात की तरफ आता हूं कि जो इस वक्त तब्दीली यहां तजवीज़ की जा रही है उससे हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि बिगड़ेंगे, और बहुत बुरी तरह से बिगड़ेंगे। क्योंकि इस वक्त कम से कम उन्हें कुछ ज़बानी जमा खर्च का सहारा लेना पड़ता है कि डिग्री हो। ऐसे नहीं है कि किसी को सड़क से उठाकर वाइस चांसलर लगा दिया। अब उनके हाथ उतने खुले नहीं हैं जितना वो चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि मुकम्मल इख्तियारात हुकूमत के हाथ हो और वो अपनी मनमानी कर सकें। अभी उनको कोई रोक नहीं सकता। जो यहाँ वाइस चांसलर्स की तकर्री हुई है सो सियासी बुनियादों पर हुई है। मुझे ये बताएं कि कोई अच्छा स्कॉलर, एकेडमिक वाइस चांसलर इन हालात में बन सकता है? मैंने तो नहीं देखा। सिंध में मैंने ये नहीं देखा, पंजाब में भी नहीं देखा। एक आध वहाँ मुझे ऐसे लगता है कि वाइस चांसलर है जो वीसी होने के काबिल है, जो जिसको लिखने पढ़ने से दिलचस्पी है। बाकी जो है वो तो सब ग्रेड 21 और 22 की लालच में ऊपर चढ़े हैं, और उनकी सोच ये कि हमें प्राडो गाड़ी मिलेगी, बड़ा मकान मिलेगा। यानी सर अब ये बताइए, ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फिर जो असल आदाब हुकूमत का, सरकार का, और उस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ आगे लेकर चलना होगा, और तालीम और तहकीक जो है वो तो काफ़ी पीछे रह जाएगी, प्रायोरिटी में होगी ही नहीं कहीं। वो इस वक्त भी बहुत पीछे है लेकिन मजीद पीछे हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत चाहती है जो सिंध गवर्नमेंट चाहती है वो ये कि तमाम तर इख्तियारात उन्हीं के हाथों में हो, किसी किस्म का कोई रोक ना हो। लिहाजा ये जो तजवीज़ है मैं समझता हूँ कि सिंध की यूनिवर्सिटियों के लिए मोहलिक होगा। वैसे ही उनकी हालत बिगड़ी हुई है, ख़राब है। अगर आप आलमी मेयार से देखें, आलमी को छोड़िए, अगर आप सिर्फ उधर उन यूनिवर्सिटियों में जाकर ये पूछें कि क्लासें कितनी दिन होती हैं, एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा जहाँ पूरे सेमेस्टर कोई 3.5 या 4 महीनों का होता है, उधर सिर्फ 15 दिन क्लासें हुई हैं। बाकी वक्त किसी ना किसी बहाने कोई छुट्टी होती है, कोई टीचर नहीं आया, कोई ये हुआ, कोई हुआ। हाँ। और तो और उन यूनिवर्सिटियों में जो टीचर्स हैं, हाँ, अक्सर और बेशतर, मैं सारों पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से, तंदही से अपना काम अंजाम देते हैं, लेकिन फीसद टीचर्स न तो अपना काम जानते हैं, न वो इस काबिल हैं कि पढ़ा सकें, लेकिन वो अपने जाली पर्चों की बुनियाद पर आसमान तक पहुंचे हुए। कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई फुल प्रोफेसर है, कोई वाइस चांसलर बना है। ऐसे हालात में तो सर फिर आइडियली क्या होना चाहिए? तजवीज़ भी तो करें सर, फिर बताइए क्या होना चाहिए। नहीं, पहले आपको ये मानना होगा, जाकर देखना होगा कि उधर हालात क्या है। अब करना क्या चाहिए? वैसे ही करना चाहिए जैसे बाकी की दुनिया में होता है
यानी कि आप देखें कि टीचर को लेने से पहले उसको अपना मजमून आता भी है कि नहीं, अगर नहीं आता तो आप उसे न लें, या अगर किसी को गलती से ले लिया है तो उसको फारिग कर दें। ये तो हमारे यहां नहीं हो सकता। या अच्छा, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि आप जाकर इस वक्त जो मौजूदा वाइस चांसलर्स हैं उनके साथ कोई इल्मी गुफ्तगू करना चाहें तो ये एक बेसूद कोशिश होगी। हाँ, बेशक उनके पास बहुत से पर्चे होंगे, क्योंकि आजकल के जमाने में पर्चा लिखना, तहकीकी पेपर जिसको कहते हैं, वो एक बेमाने चीज हो गई है इंटरनेट के जमाने में। इसमें मैं बहुत हद तक हायर एजुकेशन कमीशन को कसूरवार ठहराता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में कि अब मां सिवाय दौलत की लालच और कुछ भी यहां नहीं रह गई है। सारे टीचर्स, सारे नहीं, 90%, 10% अब भी अच्छे हैं, 90% टीचर्स इस काबिल ही नहीं है कि वो प्रोफेसर कहलाएं। ठीक। अच्छा, ऐसे में एक जो खदशा है वो और जाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा जो इस्लाहात या जो अमेंडमेंट की जा रही हैं उसमें एक फोकस ये भी है कि जरा मुस्तकिल मुलाजमत से कॉन्ट्रैक्चुअल इसके ऊपर लेकर आ जाए इन पोस्ट पे लोगों को। तो ये कितना इसकी क्या इम्पैक्ट होता है अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल इसके ऊपर चले जाते हैं तो? इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर ऐसे किया गया तो कैरियर्स नहीं बन सकेंगे, लोग इस पेशे से किनारा कश होंगे जो अच्छे जहन हैं बावजूद इसके कि अक्सरियत की हालत बहुत बुरी है, लेकिन कुछ तो अच्छे जहन हैं इन यूनिवर्सिटियों में, वो भी वहाँ रहना नहीं चाहेंगे और वो चले जाएंगे जहाँ उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत मिल सके। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो भी काबिल गौर कि हमारे यहाँ जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ मुस्तकिल मुलाजमत होती है, मैंने खुद ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई 37 साल गुजारे हैं और मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत से कॉलीग्स ऐसे थे जिनको अपने मजमून से बिल्कुल कोई लगाव नहीं था, जो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उनको कोई निकाल नहीं सका। तो ये एक दो धारी तलवार है। सही। और इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज हुद भाई, आपके कीमती वक्त का। इंतहाई हसास और पेचीदा टॉपिक देख रहे हैं कि सिंध भर के तमाम जो सरकारी असातिज़ा हैं जामियात के, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी मौजू को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और मामला है सिंध भर की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेसी से जो वाइस चांसलर्स की तकर्रियों के हवाले से, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काफ़ी सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मामला आपके सामने है। इस वक्त जो है सिंध में ये एक इस्लाहात की जा रही हैं, तरामीम की जा रही हैं इस एक्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ का है, और उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि जनाब जो वाइस चांसलर्स हैं जो हों वो ब्यूरोक्रेसी से आए। उनका ये कहना है, वज़ीर आला सिंध के जो पब्लिकली बात की जा रही है कि जनाब ये जो एक शर्त है PhD होने की, तो उसमें सिर्फ 30-35 ही लोग हैं, वही हमेशा सामने आ जाते हैं। और फिर दूसरा ये कि अगर कोई करप्ट है, कोई बदउनवान है, तो उनको हम निकाल भी नहीं सकते। इस तरह के मामलात हैं और इस पे आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इसी तरह का मामला खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था आज से कोई 4-5 साल पहले, और मैं चेयरमैन था सर्च कमेटी का, और मेरी निगरानी में कोई 8-10 साल में कोई 25-30 वाइस चांसलर्स खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में अपॉइंटमेंट भी हुए थे। तो वहाँ भी ये कोशिश हुई थी कि ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर दिया जाए। तो दरअसल वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में दुनिया भर में 6-7 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो देखा जाता है कि उनका एकेडमिक करियर कैसा रहा है, थ्रू आउट उन्होंने कहाँ से PhD करी है, क्या उनका स्टैचर है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास करियर, यानी नंबर 1। नंबर 2,
उनका जो रिसर्च स्टैचर है वो देखा जाता है कि उनका एच इंडेक्स क्या है, उनकी साइटेशंस क्या हैं, क्योंकि वाइस चांसलर का जॉब जो होता है ही हैज टू कमांड रिस्पेक्ट अमंग्स द एकेडमिक्स। उनको जब तक कि वो लीडरशिप रोल होता है उनका, जब तक कि वो अपने आप को उस लेवल पे ना लाके उनसे बात कर सकें जो दूसरे सामने पीएचडीज हैं और मशहूर प्रोफेसर्स हैं एज इक्वल्स और एज सुपीरियर, उनसे बात ना कर पाएं, जब तक वो कमांड नहीं कर सकते। तो ये दूसरी चीज़ उनका रिसर्च स्टैचर की बात देखी जाती है। तीसरी बात देखी जाती है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बाहर का नहीं कि आपने एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, सेक्रेटरी के तौर पे आप चलाते रहें, बल्कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का किस हद तक आपको एक्सपीरियंस है, कि आप डीन रहे हैं, कितने हज़ार स्टूडेंट्स को आप कंट्रोल करते रहे हैं, टीचर्स के साथ किस तरह आपका वास्ता रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को चलाना जो है एक मुख्तलिफ सिलसिला होता है बनस्बत नॉर्मल इदारों को चलाने के। तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। फिर चौथा, फंड रेजिंग जो है वाइस चांसलर का एक बहुत बड़ा जो एक जॉब होता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट से फंड ना मांगे बल्कि बैनुल अक़वामी लेवल पे भी फंड्स जीते। तो हिज फंड्स रेजिंग एबिलिटीज़ क्या हैं, उन्होंने कितनी ग्रांट्स इंटरनेशनल लेवल पे जीती हैं, कितनी नहीं जीती हैं। फिर ये देखा जाता है कि उसकी सनत के साथ या ज़राअत के साथ इंटरैक्शंस, क्या वो सर्विस टू सोसाइटी के अंदर क्या कुछ करता रहा है या नहीं करता रहा है। और ये भी देखा जाता है क्या वो मेरिट पे डिसीजन ले सकता है या ऊपर से सेक्रेटरी साहब का या गवर्नर साहब का या चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर आएगा कि इसको भर्ती कर लो, तो वो मजबूरन, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट है, जिंदगी भर अमल करता रहा है ऊपर से अहकामात पर, तो वो मेरिट को फॉलो करने के बजाय ऊपर से अहकामात जो आएंगे तो मेरिट एक तरफ हो जाएगी और वो ऊपर के अहकामात पे अमल करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी जो है वो जैसे दूसरे इदारों में भर्तियां हुई हैं और पीआईए बेड़ा गर्क हो गया और इस तरह बहुत एग्जैक्टली सर, अब ये जो आपने जो बातें बताई हैं इसमें एकेडमिक क्राइटेरिया, फिर उसके बाद आपने जो आपके रिसर्च स्टडीज जो उसका स्टैचर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के अंदर, फंड रेजिंग, ये तो बड़ी क्वालिफाइड पर्सनालिटी और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटीज़ की ज़रूरत है इसके लिए। क्या आप समझते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरे कर पाएंगे? कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग नहीं होते आमतौर पर, बहुत रेयर एक्सेप्शंस हो सकती है, कोई बहुत वन इन 1000 कभी ऐसा कोई आदमी निकल आए, लेकिन जनरली जो है, क्योंकि आपको एक एकेडमिक, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को तो पता ही नहीं कि I10 इंडेक्स क्या होती है, H इंडेक्स क्या होती है, साइंस साइटेशन में किस तरह देखी जाती है, उसको अलिफ बेते भी नहीं आती। सारी यूनिवर्सिटी इज नॉट लाइक अ स्कूल। यूनिवर्सिटी जो है वो एक बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल, एक बिल्कुल अलग ही इदारा है जिसको बैनुल अक़वामी लेवल पर ले जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें किस तरीके से बैनुल अक़वामी पैटेंट्स हासिल किए जाएं, किस तरीके से इससे अगर इस पॉलिसी जो अडेप्ट करने जा रहे हैं तो ये तो फिर सरासर घाटे का सौदा होगा, नुकसान होगा इससे। बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये गलत एडवाइस दी है जिसने भी दी है। कुछ एक्सेप्शन मगरिब में भी हैं जहां बहुत एमिनेंट लोग जिनका इस तरह का एक्सपीरियंस है उनको अपॉइंट किया गया है जो कि पीएचडी नहीं थे। अब जैसे पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग जैसे जस्टिस कॉर्नेलियस मरहूम रहे हैं या इस तरह के, या AK ब्रोही या इस तरह के जो लॉ के अंदर इतने बड़े शख्सियात रही हैं, उनको अगर वाइस चांसलर लगा दिया जाए और इसमें वो इंटरेस्टेड हों तो उनकी शख्सियत से भी वो फंड रेजिंग भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। ओके सर, ये जो रिसर्च कमेटी की, सर्च कमेटी की जो बात की, डेट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा ये कितनी फाल है, और अगर सर्च कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर किसी को अपॉइंट किया जाता है और वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो फिर चांसलर उसको हटा नहीं सकता? चांसलर बिल्कुल हटा सकता है, बल्कि सर्च कमेटी अपनी तौर पे ही हाईएस्ट एकेडमिक्स की होनी चाहिए। एक बड़ा मसला ये है कि सर्च कमेटी भी ब्यूरोक्रेट्स की होती है और उसकी वजह से वो सही तरीके से जज नहीं कर पाते कि उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है, और इस वजह से एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तो जो सर्च कमेटी है उसमें भी जो टॉप जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने मज़ामीन में वो होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, महदूद नहीं करना चाहिए कि अगर आप सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो सिंध ही से आप वाइस चांसलर लेंगे। पूरे पाकिस्तान से या मुल्क से के बाहर बहुत अच्छे एमिनेंट पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओपन कंपटीशन होनी चाहिए। केपी में भी मैंने यही किया था, जो वाइस चांसलर हम अपॉइंट कर रहे थे ज़्यादातर पंजाब से या दूसरे इलाकों से थे,
इट शुड बी एन ओपन कंपटीशन जिसमें बेस्ट मैन। अभी वो बात वहीं पर रह गई, आपने कहा कि केपी में ये होने जा रहा था, तो फिर इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर रोका गया उसे, किस तरह से रोका गया? जी, मैंने आई स्ट्रांगली अपोज्ड इट दैट दिस इज नॉट द प्रैक्टिस, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो उस वक्त के गवर्नर थे प्रपोज दिया था, उनको फिर मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि बैनुल अक़वामी नॉर्म ये नहीं है। एज ए वेरी वेरी ग्रेट एक्सेप्शन कभी कभी हो जाता है, ऐसे एक आध एक्सेप्शन पाकिस्तान में भी हैं, जैसे यूईटी लाहौर में एक जनरल को अपॉइंट कर दिया गया था और ही डिड, जनरल अकरम, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, बट दीज आर एक्सेप्शंस, दे आर नॉट द रूल। ओके, तो सर ये भी जरा बताइएगा कि उस वक्त वहां पर केपी के गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही थी, गवर्नर क्यों करना चाह रहे थे, क्या उनके जहन में था ऐसे, या वही खदशात थे जो गवर्नर सिंध को इस वक्त है? उनको वो इसलिए करना चाह रहे थे कि वो अपने ब्लू आइड बॉयज को अपॉइंट करना चाहते थे। यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों नौकरियां निकलती हैं और उनमें लोगों को भर्ती करना पड़ता है, और फिर वो चाहते थे कि अगर वो हमारे वाइस चांसलर होंगे तो हमारा हुक्म मानेंगे, तो मेरिट एक तरफ चली जाएगी और फिर अहकामात बजा लाने की, हुजूर जी आपने हुक्म दिया, बिल्कुल सही फरमाया, मैं फौरन हुक्म बजा लाऊंगा, इस तरीके की यस सर की एक शुरू हो जाता है, मेरिट जो है वो उठा के फेंक दिया जाता है। यानी इस हवाले से प्रेसिडेंस मौजूद है कि केपीके में किस तरीके से आपने डील किया था इस मामले को। अच्छा, अब एक आध मिनट ही रह गया, मैं आपसे इसके ऊपर भी चाहूंगा कि एक और चीज जो उसकी कोशिश की जा रही है कि जो मुस्तकिल जॉब्स हैं असातिज़ा की, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के ऊपर कन्वर्ट करने की, इससे क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब यह है कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम जो मैं लेकर आया था जब मैं चेयरमैन एचईसी था, कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन आपको 6 दफा बैनुल अक़वामी लेवल पर आपका मुआयना किया जाता है, आपके 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 दफा एसोसिएट प्रोफेसर, 2 दफा फुल प्रोफेसर बाय इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, और सैलरीज आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी एवेल्यूएशन में फेल हो जाए तो आपको हटा दिया जाता है। तो ये सिस्टम अगर यहाँ पे लागू कर दिया जाए बहुत अच्छा होगा अगर ये लेकर आते हैं तो। और नाज़रीन, यकीनन इस वक्त सिर्फ एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो हमारे तालीमी इदारों और हमारे तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम कर सके और पाकिस्तान को आगे लेकर चल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।